भोपाल दौरे पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से सीएम हाउस में उनकी मुलाकात होनी है। मुलाकात के लिए 1 घंटे का समय रिजर्व किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव भोपाल आने वाले हैं। भोपाल का दौरा है उनका और राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात है उनकी। सीएम हाउस में ये मुलाकात चलेगी, करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चलेगी। मुलाकात के लिए 1 घंटे का समय रिजर्व किया गया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। श्याम जी, बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होगी छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बीच। देखिए, वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है और ये मुलाकात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को तैयार करने वाले जो तमाम बड़े नेता, जो आज बड़े नेता भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में वर्चस्व रखते हैं, वो उन सब का जमावड़ा राजधानी भोपाल में हुआ था। और अब अरुण साव मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो साथ में छत्तीसगढ़ के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो समूह है वो भी साथ में रहेगा, पुरानी यादों को ताजा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका श्याम, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। रायपुर से खबर है, हार के बाद कांग्रेस संगठन में बदलाव करेगी। महिला कांग्रेस में जल्द चेहरा बदलेगा। नए प्रदेश अध्यक्ष की संगठन को तलाश है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे पर भी गाज गिर सकती है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस संगठन में बदलाव हो सकते हैं। अब महिला कांग्रेस में जल्द बदलेगा चेहरा। नए प्रदेश अध्यक्ष की संगठन को तलाश है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे पर भी गाज गिर सकती है। उधर मुरैना में खुले पड़े कुएं और नाले हादसों को दावत दे रहे हैं। आलम यह है कि अधिकांश कुएं सूख चुके हैं तो नालों में पानी बह रहा है। इसके बावजूद इस ओर जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। बीते मंगलवार को रामपुर कस्बे में एक महिला कुएं में पड़े हुए सूखे कुएं में एक महिला खुले सूखे कुएं में गिर गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। हैरत की बात तो यह है कि जिला प्रशासन ने अप्रैल महीने में खुले हुए कुएं, बावड़ी और बोरवेल को बंद करने के सख्त निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि हर महीने ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कुएं में एक महिला गिरी पाई गई हैं। ईश्वर की कृपा से उनकी जान बच गई है। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, इतनी जानकारी मुझे है। और ये बात सही है कि जिला दंडाधिकारी महोदय ने सभी सीओ जनपद और सीएमओ को एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कुएं एक भी खुले न रहें, सब में मुंडेर बन जाएं। यदि इस कुएं में मुंडेर नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय को टीएल मीटिंग में हम लोग उठाकर चर्चा करेंगे। इस पर आवश्यक कार्रवाई करना जरूरी है और करेंगे। वही रेल मंडल प्रबंधक के निर्देशन और मुख्य चिकित्सा के नेतृत्व में भोपाल मंडल में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत चलती ट्रेनों और मंडल के सभी बड़े स्टेशन पर पोलियो की दवा पिलाई गई। इस कार्यक्रम के दौरान हर स्टेशन पर रुक रुक कर मोबाइल टीमों ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। यात्रियों ने भी रेलवे प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। वहीं पिछले दिनों गुजरात में पुलिस कस्टडी से भागे मंदसौर में हत्या के आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाश ये कह रहा है कि पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसे गलत फंसाया गया और कहा कि जल्द ही कोर्ट में सरेंडर भी कर दूंगा। आज ये बात आप सभी पूरी दुनिया के सामने ये कहना चाहता हूँ कि लसुड़िया राठौर में जो हत्या हुई है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना ही मैं कभी उस गांव में गया, ना ही मैंने उसको हत्या करने वाला घर देखा। मेरे को ज़बरदस्ती फंसाया गया है, पता नहीं क्यों फंसाया है, लेकिन परम पिता परमेश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। एक दिन इसका भी न्याय होगा। मातेश्वरी जगदम्बा उनको बताएगी हत्यारों को, और जो हत्यारे वो एक दिन सामने आएंगे और ये पाप का गड़ा फूटेगा। मैं बहुत जल्द कोर्ट में अपने आप को सिलेंडर कर दूँगा। बस ये तथ्य जुटाने के लिए मैं आया था बाहर। मैं बहुत जल्द कोर्ट में सिलेंडर कर दूँगा, बस यही कहना चाहता हूँ। नई सरकार बनने के बाद पहला संसद सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। सत्र में क्या कुछ खास रहेगा, सब कुछ एक छोटी सी रिपोर्ट में ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं।
देश में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, एनडीए की जीत हुई, सरकार गठित हुई। अब सबकी निगाहें संसद सत्र पर टिकी हुई हैं, जहां नवनिर्वाचित सांसद अपने पद की शपथ लेंगे। 24 जून से 3 जुलाई तक चलने वाला लोकसभा सत्र काफी खास होने वाला है। लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिलेगा जहां सदन में विपक्ष का संख्या बल पहले से ज्यादा होगा। नवगठित सरकार बनने के बाद से पहला लोकसभा सत्र चुनाव जीत कर आए सभी नवनिर्वाचित सांसदों के लिए खासम खास रहने वाला है। जानकारों के अनुसार इस बार तमाम फॉर्मेलिटी पूरी होने पर सदन में गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में देशव्यापी नेट विरोधी प्रदर्शन को लेकर सदन में वार पलटवार देखने को मिल सकता है। आपको बता दें 18वीं लोकसभा में एनडीए के पास 293 सीटों के साथ बहुमत है, जबकि भाजपा के पास 240 सीटें हैं। दोनों पक्षों के पास पर्याप्त संख्या बल होने के लिहाज से लोगों की नजरें इस सत्र पर विशेष रूप से टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दिल्ली से बड़ी खबर है। आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे भर्तृहरि मेहताब। प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेंगे मेहताब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाएंगी। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा और थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे भर्तृहरि मेहताब। प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेंगे मेहताब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको शपथ दिलाएंगी। रायपुर में आज होगी नगर निगम की एमआईसी की बैठक। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। मीटिंग में शहर के विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। स्मार्ट वाटर मीटर से लेकर जलभराव समेत के एजेंडों पर चर्चा होनी है। इससे पहले 10 जून को ये बैठक हुई थी। और रायपुर में आज नगर निगम की एमआईसी बैठक, महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। मीटिंग में शहर के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। स्मार्ट वाटर मीटर से लेकर जलभराव समेत कई एजेंडों पर चर्चा होगी। इससे पहले 10 जून को बैठक हुई थी। सरगुजा संभाग की नदियों से रेत का अवैध खनन बेखौफ चल रहा है। माफिया दिन दहाड़े मजदूरों के माध्यम से रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य के अलग अलग इलाकों में रेत की सप्लाई भी की जा रही है। कई माफिया बारिश के दिनों में रेत की बिक्री के लिए अवैध तरीके से भंडारण कर रहे हैं। जानकारी अफसरों को भी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही और ना ही नदियों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अब नदियां तरस रही हैं। रिपोर्ट देखें। सरगुजा जिले के अलग अलग नदियों में रेत का अवैध खनन लंबे समय से चल रहा है, लेकिन प्री मानसून आने के बाद भी नदियों में रेत का खनन बंद नहीं हुआ है और माफिया रेत का अवैध तरीके से अलग अलग इलाकों में ले जाकर भंडारण कर रहे हैं। और बरसात में जब रेत नदियों से नहीं निकल पाएगा तब उसे ऊंचे दामों पर बेचेंगे। देखिए रिपोर्ट किस तरीके से रेत का अवैध खनन चल रहा है और प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। सरगुजा संभाग में पिछले 4 महीने से रेत का अवैध खनन तेजी से बढ़ा है। सरगुजा संभाग के बलरामपुर, सूरजपुर और सरगुजा जिले में 50 से अधिक अवैध रेत घाटों में रेत का अवैध खनन बेखौफ चल रहा है। माफिया कहीं जेसीबी लगाकर तो कहीं मजदूरों के माध्यम से रेत का खनन कर रहे हैं। इसकी जानकारी जिले के अफसरों को भी है, लेकिन कई माफिया राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं, जिसकी वजह से अफसर भी कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। अब अंबिकापुर से 35 किलोमीटर दूर अंबिकापुर बिलासपुर हाईवे में स्थित रेड नदी को ही ले लीजिए। यहाँ से हर रोज रेत का खनन कर परिवहन किया जा रहा है, लेकिन अफसर इस हाईवे से हर रोज गुजर रहे हैं पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अंबिकापुर से महज 35 किलोमीटर दूर है जजगा गांव और उस गांव से बहती है रेड नदी और उस रेड नदी का क्या हाल हो रहा है। रेत निकाला जा रहा है। इस नदी को आप देख सकते हैं कि जो नदी है रेत से अकूत भरा हुआ है और लेकिन यहाँ माफियाओं की नज़र पड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो इलाका है ये आपका नेशनल हाईवे में है, बिलासपुर अंबिकापुर रोड है, उस नदी उसके बीचों बीच आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे माफिया पूरी तरीके से सक्रिय है और यहाँ से रेत अंबिकापुर जाता है, लेकिन इसको रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि नदी में अब पानी आ गया है। पूरा नदी धीरे धीरे मानसून प्री मानसून के बाद लबालब होने की स्थिति में है, लेकिन माफिया उसके बाद भी इससे बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार रेत का यहाँ पे अवैध उत्खनन चल रहा है। स्थानीय ग्रामीण सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत है
और अधिकारी कई बार दिखावे के लिए रेत परिवहन में लगे वाहनों को जब्त करते हैं, लेकिन इसके बाद छोड़ देते हैं और फिर माफियाओं के वाहन रेत के परिवहन में छूट जाते हैं। कहाँ बालू ले जाते हैं यहाँ से? अंबिकापुर। अच्छा, कौन सेठ के है गाड़ी? नहीं जानो। अच्छा, तो रोज कितना गाड़ी बालू ढोता है यहाँ से? वही 2-3 गाड़ी पूरा गर्मी भर। अच्छा, तो यहाँ कोई गाड़ी नहीं पकड़े रास्ता में, रोड में जब चले गाड़ी? अरे पकड़ाते कभी कभी। तो पकड़ाता है तो तुरंत छूट जाता है? अरे तो पकड़ाएगा। कैसे जल्दी छूट जाता है कि कैसे फिर तुम लोग आ जाते दूसरे दिन तुरंत? नहीं तो बातचीत करते हैं ना, और आगे मालिक लोग पैसा ले लेते होंगे ऊपर में? पता नहीं। अच्छा, पैसे देते होंगे। अच्छा, तो अधिकारी लोग आते हैं कि नहीं आते हैं देखने? आता है यहाँ पर, कोई अधिकारी नहीं आता। अधिकारी आता तो ऐसे होता, झारखंड माल जाता है यहाँ से छत्तीसगढ़ का। अब तो देख रहे हैं, रात दिन तो लोग यहीं रहते हैं बगल में, बाहर अलग बात है। और ट्रैक्टर वाले रोज कितना उठता होगा यहाँ से? हाँ? अगर सुबह शाम कम से कम डेली 300 ट्रैक्टर से कम माल नहीं उठता है यहाँ से। पूरा नदी गड्ढा बन के देख रहे हैं, पानी पीने के लिए आदमी तरस रहा है। बलरामपुर, सूरजपुर और सरगुजा जिले में माफियाओं का है नदियों पर कब्जा। 3 जिलों में 50 से अधिक रेत की अवैध खदान है। 3 जिलों में हर रोज 2500 ट्रैक्टर ट्रॉली और टीपर से निकाली जाती है रेत। एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेत की कीमत है करीब 1500 रुपये। अंबिकापुर में रेत डंप कर ट्रकों में भरकर भेजी जाती है यूपी। ट्रकों में भरकर यूपी में 50 से 70 हजार रुपए में बिकती है रेत। माफिया रेत का खनन नदियों से अब तब कर रहे हैं जब एनजीटी ने 15 जून के बाद रेत के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन माफिया बरसात के दिनों में रेत बेचने के लिए डंप कर रहे हैं। कई माफियाओं ने तो नदी से रेत निकालकर उसे जंगल में डंप कर दिया ताकि अफसर की नजर न पड़े। ये माफिया इस डंप रेत को तब अधिक रेट में बेचेंगे जब नदियों में पानी भर जाएगा। खनिज अधिकारी, खनिज विभाग, राजस्व विभाग और साथ में पुलिस विभाग, तीनों की एक संयुक्त टीम बना दी गई है और रेत उत्खनन वाले जगहों पे जो अवैध, जहाँ पे अनुमति, बिना अनुमति के रेत अवैध उत्खनन होगा, उन पे कार्रवाई के लिए कहा गया है। हम लोग इन पे अपने पटवारी कोटवारों को लगा के रखे हैं। जहाँ जहाँ पे नदी किनारे रेत उत्खनन होते हैं और जहाँ का अभी लीज नहीं हुआ है, उन सभी जगहों पे अगर हमको सूचना मिल रही है तो हम वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। रेत का अवैध खेल कब खत्म होगा और अधिकारी कब जागेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन रेत माफियाओं को संरक्षण राजनीतिक लोगों का भी है। यही वजह है कि अधिकारी सख्ती से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और कुछ अधिकारी माफियाओं से ही साठ गांठ कर बैठे हैं। पूरा हालात देखकर तो यही लग रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। वहीं बजरंग पुनिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ये मुश्किल बढ़ाई है NADA ने, नाडा ने। क्या है मामला, देखिए। बजरंग पुनिया एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा हाल ही के दिनों में खूब हुई है। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने से लेकर रेसलर प्रोटेस्ट तक हर जगह यह नाम छाया रहा है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने पहलवान बजरंग पुनिया को सस्पेंड कर दिया है और साथ ही नोटिस भी भेजा है। पूरा मामला आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 10 मार्च को ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने के लिए हुए एशियन क्वालिफायर के नेशनल ट्रायल्स के दौरान अपना सैंपल देने के लिए कहा गया था। ये सैंपल सोनीपत में हुए नेशनल ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए दिया जाना था, जिसे बजरंग पुनिया ने अनसुना कर दिया, जिसके बाद से NADA ने यह एक्शन लिया है और बजरंग पुनिया को मिली नोटिस के खिलाफ जवाब देने के लिए 11 जुलाई तक का समय दिया गया है। बताते चलें कि इससे पहले 5 मई को NADA ने बजरंग पुनिया को सस्पेंड कर दिया था। जब पिछली बार NADA ने बजरंग पुनिया को निलंबित किया था, तो इस बार NADA ने निलंबन के साथ साथ बजरंग पुनिया को नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि बजरंग पुनिया को पिछले साल चीन में आयोजित हुए एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मैच में हार मिली थी। इतना ही नहीं, ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी बजरंग पुनिया को जापानी पहलवान के यामागुची ने
10-0 से हरा दिया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर कई लोग भड़क उठे थे। कारण था एशियन गेम्स में भाग लेने से पहले किसी भी प्रतिस्पर्धी मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना। बजरंग पूनिया को ट्रायल के बिना इतने बड़े स्तर के खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल करने की भी आलोचना हुई थी। आपको बता दें, रेसलर प्रोटेस्ट के दौरान बजरंग पूनिया चर्चा का विषय बने हुए थे। महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण सिंह पर जब शोषण का आरोप लगाया गया था, तो बजरंग पूनिया ने भी जंतर मंतर समेत कई सार्वजनिक जगहों पर धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान रेसलर बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान भी किया था। इस चिट्ठी में बजरंग ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद पर बृजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत का विरोध जताया था। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास के पास मेडल रखने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। ताजा मामला भी बेहद पेचीदा है। ओलंपिक खेलों से पहले एनएडीए का ये फैसला बजरंग पूनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। इन तमाम मामलों पर देखना ये हो जाता है कि बजरंग पूनिया का करियर कितना उतार चढ़ाव भरा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।